नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राहुल गांधी के हसीन सपनों की। राहुल गांधी ने एक बार फिर जो है वो एक नया सपना देखा है और एक साल के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। कुछ इस तरीके का ख्वाब उनको जो है वो रात को सोते समय आया। इसको लेकर सार्वजनिक बयान दिया। अब सवाल यह उठता है कि क्या देश के इतिहास में इससे पहले क्या इस तरीके से सत्ता गई, तो उसका एक भी उदाहरण जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर चाहे वो जेपी आंदोलन हो, फिर चाहे अन्ना हजारे का इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन हो। लोग सड़कों पर उतरे, सरकार के खिलाफ आवाज भी उठाई, लेकिन उससे अराजकता की स्थिति जो है वो उत्पन्न नहीं हुई। लाल किले के ऊपर किसान आंदोलन के बाद 26 जनवरी को जो हुआ वो एक शुरुआत करने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें भी जो है वो इस तरीके के अराजक तत्व कामयाब नहीं हो पाए। तो जो विपक्षी दल जिसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नेपाल जैसा होगा, कुछ बांग्लादेश जैसा होगा, कुछ श्रीलंका जैसा होगा, तो उसकी उम्मीद जो है वो भारतीय जनता से छोड़ देनी चाहिए। इसलिए छोड़ देनी चाहिए क्योंकि भारतीय जनता अराजकता में नहीं, भारतीय जनता भारत की जो जनता है वो मतदान में विश्वास करती है। अन्ना हजारे का आंदोलन को अगर आप देखोगे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट को, तो लोग सड़कों पर उतरे, रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ था, लेकिन अराजकता नहीं थी। फिर उसके बाद मतदान हुआ तो कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। तो इस तरीके से आप जो है वो कह सकते हैं, और अगर ऐसी स्थिति बनती है भारत में तो फिर इसके लिए 2029 में लोकसभा चुनाव होने वाला है। अब सवाल यह उठता है कि 2029 से पहले राहुल गांधी इस तरीके का सपना क्यों देख रहे हैं। तो जब सपनों की बात करते हैं तो इससे पहले राहुल गांधी ऐसे सपने पहले भी देख चुके हैं। फिर चाहे वो राफेल वाला मुद्दा हो, सुप्रीम कोर्ट में जाकर माफी मांगने का हो, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो किसान आंदोलन की तो मैं बात कर ही चुका हूं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जब बाहर निकलेंगे तो उनको पब्लिक जो है वो डंडे मारेगी। आप एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर आप देख, चुनावों में जो गड़बड़ी थी उसका मुद्दा उठाकर देखा, पेगासस का, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, तमाम तरीके की जो सारी कोशिशें थी राहुल गांधी ने वो करके देख चुके हैं। यहां तक कि नेपाल के जो तख्ता पलट हुआ उसके बाद जेएनजी तक का आह्वान जो है वो राहुल गांधी कर चुके हैं, लेकिन कामयाब नहीं हुए। अब राहुल गांधी इस तरीके की बात क्यों करते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि राहुल गांधी अपनी कामयाबी, जिसको बोलते हैं असफलता जो है, नाकामयाबी को छुपाने का एक प्रयास किया जाता है, कार्यकर्ताओं को खुश किया जाता है। और सच्चाई की अगर हम बात करें तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी की, या हम कहें कि राहुल गांधी की गलत नीतियों की वजह से ज्यादा मजबूत होती हुई दिखाई देती है। कई लोगों को यह भी भ्रम होता है कि भारतीय जनता पार्टी गलती नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी मौका देती है, गलती उससे भी होती है, लेकिन सवाल खड़ा होता है विपक्ष पे कि विपक्ष उस वक्त जो है वो उस मुद्दे को लेकर क्या करता है। तो विपक्ष उस मुद्दे को भुना ही नहीं पाता है। यूजीसी एक बड़ा मुद्दा था इस वक्त, लेकिन विपक्षी दल जो है वो सड़कों पर उसको लेकर उतरना ही नहीं चाहते, या उतरे ही नहीं, या उनकी जो है उस तरीके की रणनीति नहीं थी जिसको वो समझ पाते। तो एक तरीके से वो मुद्दा बनते बनते जो है वो रह गया, और भारतीय जनता पार्टी की जो गले की हड्डी थी वो निकल गई। ऐसे बहुत बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने मौके दिए, लेकिन विपक्ष उस पर कामयाब नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि विपक्ष की रणनीति, विपक्ष की कार्यशैली और विपक्ष की मेहनत, ये तीनों पहले से ही जो है वो कटघरे में खड़ी है। अब ऐसी सूरत में जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी एक साल में जो है वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तो इसके पीछे तर्क क्या है, आखिर वो क्यों नहीं रहेंगे। तो इसके साथ में राहुल गांधी ने एक बात और बोली कि अब जो है वो धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण नहीं चलने वाला है। अब सवाल यह उठता है कि भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया गया कि वो हिंदुत्व की राजनीति करती है, तो फिर कांग्रेस पार्टी जो है वो आजादी के बाद से क्या कर रही थी, वो भी तो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी। और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए क्या क्या जो खेल खेलना था कांग्रेस पार्टी ने वो खेला, यहां तक कि इस भारत के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई। और छेड़छाड़ किस लिए की गई,
सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए। मौलाना आजाद को पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया और उसके बाद में मुगलों का जो इतिहास, जिसको आप कह सकते हो कि गंदा जो इतिहास था, उसको हटा के अकबर द ग्रेट पढ़ाया गया, चैप्टर भर भर के पढ़ाया गया। किसी युद्ध में मुगलों ने किसको हराया ये तो पढ़ाया गया, लेकिन मुगलों को कैसे हार मिली ये कभी जो है वो पढ़ाया नहीं गया। तो खेल कैसे खेले कांग्रेस पार्टी ने, वो ये पूरा देश जो है वो अब जान चुका है। तो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। अब जहां बात आती है भारतीय जनता पार्टी पर इस तरीके का आरोप लगाने का, तो राहुल गांधी को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी, इसका जवाब अगर आप ढूंढोगे तो पश्चिम बंगाल में जो उपचुनाव कह सकते हो या फिर फाल्ता सीट से जो टीएमसी का गढ़ रहा, जहां पर 21 मई को दोबारा मतदान प्रक्रिया हुई और 23 को उसका परिणाम आया, तो भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार था उसको लगभग 1,49,000 के आसपास वोट मिले, 1 लाख वोटों के आसपास जीत हुई। अब इस चुनाव परिणाम से अगर आप देखोगे तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, और यही एक वजह है कि राहुल गांधी अब उस धार्मिक ध्रुवीकरण को और तुष्टीकरण को स्वीकार नहीं करना चाहते। और वो इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि 2024 की आंशिक जो सफलता मिली थी उसके बाद से, कारण बहुत सारे थे, हमने कई बार चर्चाएं की, इसलिए हम उसकी दोबारा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद जो बदला और जिस तरीके से बदला उसमें एक जो पैटर्न समझ में आया, वो पैटर्न ये था कि अब तक मुस्लिम मतदाता की जो मानसिकता थी वो ये थी कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा, वो कांग्रेस पार्टी को ही वोट करेगा। तो अब तक कांग्रेस पार्टी को ही वोट कर रहा था, लेकिन इस लोकसभा चुनाव के बाद से उसने विकल्प ढूंढना शुरू कर दिया, और यही कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी समस्या है। और जब मुस्लिम मतदाता विकल्प ढूंढने लगा है तो वो विकल्प यह है कि भारतीय जनता पार्टी को कौन हरा सकता है। तो फिर बात आ जाती है क्षेत्रीय दलों की। अगर किसी क्षेत्र में, किसी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किसी क्षेत्रीय पार्टी से है, तो मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के पास ना जाकर उस पार्टी की तरफ रुख करते हैं। तो पश्चिम बंगाल की फाल्ता सीट का जो चुनाव परिणाम था, उसमें पुष्पा के भाग जाने के बाद जो चुनाव परिणाम आया, उसमें जिसको टीएमसी गढ़ मानता था, मुस्लिम मतदाताओं की संख्या की आप बात कर सकते हैं, उस स्थिति में मुस्लिम मतदाता कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं गया। यह एक जो है वो कांग्रेस पार्टी की आंखें खोलने वाला चुनाव परिणाम था, लेकिन इसके ऊपर पर्दा डालने का भरपूर प्रयास किया कांग्रेस पार्टी ने। मात्र कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 10,000 वोट मिले। तो फिर यह मतदाता किस तरफ गया? यह मतदाता गया सीपीएम की तरफ, लेफ्ट पार्टी की तरफ। तो जहां लेफ्ट पार्टी के खेमे में एक खुशी है, आप समझ सकते हैं कि वो खुशी क्यों है। तो दूसरी तरफ टीएमसी और कांग्रेस पार्टी के खेमे में पूरा एक दर्द इस चुनाव परिणाम के बाद, अगर कोई सच्चा कांग्रेसी होगा तो शायद वो इसको समझ पा रहा होगा। और जहां भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आगे मौके नहीं देगी, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी उस वक्त क्या करेगी। क्योंकि इस वक्त जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि 1 साल के भीतर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तो आप सोच कर देखिए इस वक्त राजनीतिक हालात कितने जल्दी बदल रहे हैं। महिला शक्ति वंदन या 131वां संविधान संशोधन वो इसलिए गिर गया सदन के पटल पर कि भारतीय जनता पार्टी के पास 2/3 मेजोरिटी नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या 240, 272 साधारण बहुमत। तो उसके अगर आप देखते हो तो चंद्रबाबू नायडू को आप देख लीजिए और फिर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को, तो आंकड़ा जो है वो 300 के करीब पहुंच जाता है। लेकिन उसके बाद क्या? तो उसके बाद नरेंद्र मोदी को कांग्रेस पार्टी ने बैठे बैठे जो है वो अपना बहुमत के करीब लाने का मौका दे दिया, और वो मौका दिया है जो शायद इस वक्त जो है वो सुर्खियां नहीं बनी, वो है कि डीएमके सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं कर सकती, और ना भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर डीएमके से समर्थन मांग रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार एमके स्टालिन के संपर्क में है।
और इसलिए संपर्क में है कि वो विपक्षी दल होने के साथ साथ, क्योंकि आपको यह पता ही है कि एमके स्टालिन ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख दी कि उनकी जो सीटिंग है अरेंजमेंट वो कांग्रेस पार्टी से अलग कर दी जाए, क्योंकि वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तो आप सांसदों की संख्या देखिए, डीएमके 20 से ज्यादा सांसद जो है वो डीएमके के है। कांग्रेस पार्टी की, जिसको हम कहें कि पुराना गठबंधन, एक पुराना साथी के तौर पर देखने वाली, उसको सत्ता के लिए राहुल गांधी ने बिना बातचीत किए टीवी को समर्थन देना आने वाले समय में कितना भारी पड़ेगा, यह शायद कांग्रेस पार्टी को उसके बाद पता चलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति पर काम कर रही है, और उसमें आप देखोगे तो एआईडीएमके के कुछ जो विधायक है वो पार्टी छोड़ चुके हैं और एक तरीके से टीवी के ज्वाइन कर चुके हैं, इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। तो यहां पर जो स्थिति बन रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने उस गठबंधन को, या हम कहें कि जो रणनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी को किसी अगर बिल को पास कराने के लिए अगर बहुमत की जरूरत पड़ती है, 2/3 जैसे बहुमत की, तो डीएमके जो है वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं रहकर बाहरी तौर पर समर्थन करने की पूरी संभावना है। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी फिर उसको कैसे रोकेंगे। तो राहुल गांधी मुस्लिम मतदाता किसी भी सूरत में कांग्रेस पार्टी के साथ आने के लिए तैयार नहीं है। ये फाल्टा का जो चुनाव था उसने साफ तौर से दिखा दिया, या मैं कहूंगा कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव था उसने एक तरीके से इसको साफ कर दिया। अब उसके बाद में दूसरी बात जिसकी हमने बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, तो क्या स्थिति है कांग्रेस पार्टी की वो आपने देखा। अब आने वाले चुनावों की अगर हम राज्यवार बात करें तो लगभग 7 राज्यों में अगले साल जो है वो चुनाव होने वाले हैं। एक भी राज्य ऐसा नहीं है जिसमें कांग्रेस पार्टी ये लगे कि किसी राज्य में सरकार है और रिपीट कर पाए, जैसे हिमाचल प्रदेश। लेकिन इससे पहले कर्नाटक से जो है वो सिद्धारमैया दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब कर्नाटक में सरकार बचेगी या नहीं बचेगी, यह कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। तो राहुल गांधी उस तरीके के सपने देख रहे हैं कि शायद ऐसा कुछ होगा, लेकिन जिसकी संभावनाएं जो है वो धरातल पर नजर नहीं आती। आज के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो फिर चाहे भले ही वो कॉकरोच पार्टी आ जाए, फिर चाहे लाल हिट पार्टी आ जाए, दिखाई जो है वो जो दिख रहा है उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी के लिए सत्ता में आना तो बहुत दूर है, उसके लिए सोचने में भी जो है वो लगभग 20 से 25 साल लग सकते हैं। तब तक तो कांग्रेस पार्टी कभी सोच भी नहीं सकती कि क्या होने वाला है। तो राहुल गांधी का वो जो सपना है, और इस सपने को पूरा करने के लिए अगर राहुल गांधी इतना प्रयास करे कि एलओपी का जो पद है उसको एक नया नाम दे दें, और वो नाम दे कि विपक्ष का प्रधानमंत्री, तब शायद वो प्रधानमंत्री उनके नाम के आगे जो है वो पीएम लग सकता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।